आज के फेसबुक लाइव में जुड़े हुए सभी मित्रों को और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों का स्वागत है। इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में बहुत ही हर्ष का विषय है और गरिमा का अनुभव हम सब कर रहे हैं कि हमारे बीच आदरणीय गुरु जी पुनः उपस्थित हैं। तो आज हम लोग एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसमें गुरु जी के अभिमत को जानेंगे और उनके इस अभिमत से हम सब लाभान्वित होंगे। तो गुरु जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जी। और प्रीति ढिमरी जी का एक प्रश्न है कि न्याय धर्म सभा का प्रस्ताव संख्या 47 न्यायशील लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति क्या है और इसके लागू होने पर यह किन प्रमुख क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध होगी? जी, सबसे पहले तो आज के लाइव कार्यक्रम में उन सभी मित्रों का यहाँ स्वागत है जो आज यहाँ देवनगर के प्रांगण में उपस्थित हैं और कुछ मित्र आए हुए हैं बाहर छत्तीसगढ़ से, उनका भी स्वागत है। वे भी अधिकांश या कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि न्याय धर्म सभा एक न्याय स्थापना अभियान संचालित कर रही है और उसके तहत न्याय धर्म सभा के 111 प्रस्ताव हैं जिनमें सभी महत्वपूर्ण हैं और जैसा आपने देखा कि अभी पहला जो इसका प्रस्ताव डिजिटल करेंसी सिस्टम का था, उस पर हम लोग पिछले काफी लंबे समय से काम कर रहे थे और उसका प्रचार प्रसार प्रशासनिक और राजनीतिक तल पर दबाव बनाकर उसको लागू कराना न्याय धर्म सभा का उद्देश्य था। कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने PIL उसके लिए दायर किया था और यथासंभव जो कुछ इस बारे में हो सकता था हम लोगों ने सभी लेवल पर किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हम लोग काफी संपर्क में रहे और उनको लगातार प्रशासनिक तल पर पत्रों के माध्यम से हमने न्याय धर्म सभा, जब उस समय वो सामाजिक संगठन के रूप में ही काम कर रही थी, अब तो राजनीतिक पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश्ड है, तब भी हमने इस डिजिटल करेंसी को लागू कराने के लिए लगातार प्रयत्न जारी रखा था और इस पर नुक्कड़ नाटक, तरह तरह के कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनसभाएं, पंपलेट वितरण और तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाने का यथासंभव प्रयत्न किया और राजनीतिक और प्रशासनिक तल पर इसका माहौल बनाया। कई राजनेताओं से इसमें मोदी जी और अन्य कई राजनीतिक दलों के लोगों के माध्यम से हमने इस पर काफी काम किया। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय उनको 2011-12 में हमने उनको ये भेजा था और उसी समय 2012 में ही अगस्त में
हमने आरबीआई को दिया था ताकि वो इस पर विचार कर सके, और उन्होंने बड़ी पॉजिटिवली उसको लिया था। हमारे पास उस समय का रिजर्व बैंक का आया हुआ पत्र उपलब्ध है एनडीएस के कार्यालय में, जिसमें स्पष्ट है कि उन्होंने इसे उसी समय स्वीकार कर लिया था, और 2025 तक का एक उनका कोई विजन डॉक्यूमेंट था जी। तो उसमें इन्होंने इसे लेने के लिए उसमें नीचे टिप्पणियों में उसका उल्लेख किया था। तो पत्र सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसे कोई भी पढ़ के समझ सकता है कि ये हम लोग राजनीतिक और प्रशासनिक तल पर उस मामले में कन्विंस करने में सफल रहे। आप सब अभी देखते हैं कि पीछे इसी माह के 1 दिसंबर को एक डिजिटल करेंसी का फॉर्मेट लागू किया गया। रिटेल मार्केट के दृष्टि से माने आम जनता के लिए, और इससे पहले 1 नवंबर 2022 को ही ठीक 1 महीना पहले वो थोक के लिए एक फॉर्मेट उसका जारी किया गया था। आरबीआई ने ही वो करेंसी लॉन्च करी, क्योंकि करेंसी जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक को ही है। तो आपने देखा कि धीरे धीरे ये माहौल बना। उसके पहले 2016 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसे गंभीरता पूर्वक लिया और डिजिटल करेंसी सिस्टम के पैटर्न पर मौद्रिक व्यवहार को, मौद्रिक लेन देन को समाज में या अपने देश में पूरे इंट्रोड्यूस किया था। इसे धीरे धीरे फिर जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए गए, तरह तरह की बातें हुई। थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से खेद है। ये मामला चलता रहा। हम लोगों ने उस प्रस्ताव के साथ साथ तमाम अन्य प्रस्तावों पर भी काफी काम किया, और 111 न्याय प्रस्ताव हमने समाज या राष्ट्र में या पूरी दुनिया में, दुनिया के सभी राष्ट्रों में जहां जहां मानवतावादी दृष्टिकोण है, मानव समाज जो लोग न्याय प्रिय हैं, उनके बीच में न्याय को स्थापित करने के लिए ये न्याय स्थापना अभियान संचालित किया था। और इसका शुभारंभ तो हमने किया था 25 सितंबर 1990 को, और इस बीच में लगातार, अब आप लोग भी लगभग उसके बाद ही 2-4 साल बाद से ही लगभग आप लोग जुड़े हुए हैं, तो तब से देख ही रहे हैं कि कैंपेन लगातार चल रहा है। हम लोगों ने इस पे काफी गंभीरता पूर्वक काम किया। और मधुर जी, हाँ, आपने तो आप लगभग 95 से कंटिन्यू संगठन की सारी गतिविधियों में परिचित भी हैं, शामिल भी रहे हैं, सब करते भी रहे हैं, तो हर बात से वाकिफ हैं। और ऐसे ही जाने कितने संगठन के लोग जो संगठन की गतिविधियों में लगातार इन्वॉल्व हैं तभी से। कुछ हमारे मित्रगण जो 90 से ही हमारे साथ दिशा में काम कर रहे हैं, वो लोग भी बड़ी गहराई से इसे देख रहे हैं। लगभग 92-93 से सनत जी इस हमारे इस कैंपेन को ज्वाइन किए। हालांकि वो तो हमारे साथ तो मित्रवत ही आए कैंपेन, तो हमने उनको बहुत बाद में बताया कि हम ऐसा कुछ चला रहे हैं, नहीं तो वो नॉर्मल व्यवहार हमसे ही मिलने रोज आते थे। तो कैंपेन से वो कम प्रभावित थे, हम ही से ज़्यादा प्रभावित थे और जुड़े हुए थे। अब मित्रवत संबंध रहे इनके। तो ये लोग भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि हम लोग सतत इस पे काम कर रहे हैं, और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई जी, बल्कि इस पर लगातार और अधिक त्वरा के साथ इस पर काम किया गया है। आदमी बोर हो जाता है, थोड़े दिनों तक काम करने से लोग उगता जाते हैं, थक जाते हैं कुछ, लेकिन नहीं, हम लोग अनवरत इस पे काम करते हैं। लगातार इस पर काम किया गया है, काम जारी है, आज भी चल रहा है। तो सभी लोग कहीं ना कहीं, चाहे बौद्धिक तल पर ही सही, लेकिन इन बातों का स्वागत करते रहे हैं और जानते भी रहे हैं कि भले थोड़ा सा देरी से हो,
लेकिन ये सब होगा। इस बात का हमारे संगठन के तमाम लोगों में कहीं ना कहीं बड़ा एक गहन विश्वास कायम था, और उनके विश्वास की विजय लगातार हो भी रही है, क्योंकि संगठन उसी हिसाब से परफॉर्म करते हुए और तमाम दुनिया को, सरकारों को कन्विंस करने में धीरे धीरे सफल हो रहा है और इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहा है। अब तो राजनीतिक पार्टी के रूप में भी न्याय धर्म सभा काम कर रही है। धर्म संस्थापक संघ सत्य प्रेम न्याय पुण्य को प्रतिष्ठित करने के लिए एक बहुत बड़े अभियान को संचालित कर रहा है। उसी के तहत ये न्याय धर्म सभा, उसी में से न्याय चूंकि एक मानवीय जीवन मूल्य है, तो उसको प्रतिष्ठित करने के लिए एक उप संस्था के रूप में इसे संचालित कर रही है। न्याय धर्म सभा की उप संस्था है। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग इस बात से बच रहे हैं कि ये कहें कि नहीं आरएसएस भाजपा ये अलग है और भाजपा इनका संगठन नहीं। हम लोगों का कोई इसमें ऐसा नहीं है। हम लोग सीधा सीधा बता रहे हैं कि धर्म संस्थापक संघ की एक उप संस्था ही समझें इसे, और ये न्याय को ही ये धर्म मानती है। न्याय अगर है तो मानवता बचेगी, नहीं तो मानवीय मूल्य जो है ये बचेंगे नहीं। मानव समाज में अगर मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है तो आपको न्याय को स्थापित करना होगा। न्याय सिर्फ इतना ही समझें कि किसी भी मैं तू के बीच में पारस्परिक उनके बीच जो व्यवहार है उसमें समुचित हित दोनों पक्षों के सुरक्षित हों, प्रत्येक मैं का हित प्रत्येक तू के साथ सुरक्षित रहे और समुचित रूप से, समान और उचित रूप से, तभी समझें कि मैं और तू के बीच में संतुलन स्थापित होगा। अन्यथा इनके बीच में उत्पन्न हुआ वैषम्य, इनके पलड़ों को, मैं तू के दो पलड़े अगर तराजू के हैं तो इनके बीच असंतुलन उत्पन्न कर देगा, और असंतुलन संघर्ष और विनाश की ओर ले जाता है। ये सभी वाकिफ है। तो न्याय स्थापना अभियान उन 111 न्याय प्रस्तावों पर आधारित है जो हमने न्याय स्थापना अभियान के लिए लिखे, और उन्हें ज्यों का त्यों जब न्याय धर्म सभा पार्टी के रूप में हमने लॉन्च किया तो ज्यों का त्यों इसके पार्टी के संविधान में इसे दर्ज कराया, और उसको सारे उद्देश्य इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि इससे हटकर के बाकी कोई चीज नहीं करनी है उस पार्टी को, केवल इतने पर ही काम करना है, और इसी के लिए वो लगातार काम करती रहेगी। न्याय ही कुल उतना है। न्याय के सभी पहलुओं को उसमें स्पर्श किया गया है, तो वो जाहिर है सभी प्रभावी हैं, सारे प्रस्ताव मूल्यवान हैं। उसी में से एक ये जो प्रस्ताव है 47 नंबर, 47 नंबर, जो लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति की बात करता है। इसमें आप देखेंगे ये बुक यहाँ उपलब्ध भी है। ये इसमें ये पूरा 111 ये नया प्रस्ताव है, और इसमें देख करके इसे कोई भी समझ सकता है कि हाँ ये ऊपर ही इसमें लिखा है 111 नया प्रस्ताव, और ये न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत न्यायशील सार्वभौमिक राष्ट्र की स्थापना हेतु न्याय संकट प्रस्ताव। तो हम लोग किसी एक राष्ट्र विशेष की बात नहीं करें, बल्कि जो भी राष्ट्र न्याय को स्वीकार करेगा वो सेल्फ ही, स्वतः ही यूनिवर्सल हो जाएगा। यूनिवर्सल कैसे हो जाएगा? क्योंकि सारी मानवता न्यायप्रिय है। इस दुनिया में किसी मनुष्य से पूछो आप जाके कि आपके साथ न्याय हो अथवा अन्याय हो, आपके हित न्यायोचित रूप से सुरक्षित हो अथवा आपके साथ अन्याय किया जाए, आपके हितों का नाश किया जाए, समान हित एक दूसरे के साथ आप अपना चाहते हैं अथवा नहीं, कौन इनकार करेगा इस बात से? जरा भी शिक्षित है, आप पशु तुल्य ही हो, जो मूर्ख हो अथवा दुष्टता बस धूर्तता कर रहा हो, तो उसको छोड़ करके बाकी सारे के सारे कहेंगे हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए। तो इससे कौन बचेगा? उनके समस्त मैं तू के समुचित हितों का संरक्षण करता है। और इसमें एक महालोकतंत्र का प्रस्ताव है जो 53 नंबर प्रस्ताव है, और वो 53 नंबर प्रस्ताव एक ऐसे लोकतंत्र की बात करता है जो बहुत ही अद्भुत है। अब उसमें आप आश्चर्य करेंगे कि ये जो प्रस्ताव है
53 ये न्यायशील महालोकतंत्र की स्थापना का है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिफिएबल ग्रेट डेमोक्रेसी। अब ये जो महालोकतंत्र के नाम से ये प्रस्ताव जारी किया गया है, 53 नंबर है ये जी। और ये एक ऐसी सार्वजनिक शासन पद्धति को जन्म देता है जिसमें प्रत्येक नागरिक की शासन में सहभागिता प्रतिष्ठित हो जाती है। तो शासन निरंकुश नहीं हो पाता। ये शासन सत्ता और शासन व्यवस्था, शासन सत्ता की विधायिका, मंत्री का, न्यायिका और शासन व्यवस्था के नियम, नीति, निर्णय, इन तीनों को नियुक्त और निरस्त करने का मतों द्वारा अधिकार रखती है। इस प्रस्ताव के अनुसार महालोकतंत्र का मूल कंसेप्ट ये, वो नियम, नीति, निर्णय को भी नियुक्त कर सकती है, निरस्त कर सकती है, माने पारित कर सकती है, खारिज कर सकती है, और सत्ताधीशों को भी, माने आपके विधायक, मंत्री और जज को भी नियुक्त और निरस्त कर सकती है बहुमत पूर्वक सार्वजनिक मतदान प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये लोकतंत्र जो है, जिसमें लोक माने ही सार्वजनिक होता है, अगर लोकतंत्र है तो वो सार्वजनिक तंत्र होना चाहिए। तंत्र माने शासन, तो शासन में सार्वजनिकता के लक्षण होने चाहिए। अगर शासन के सत्ताधीश निरंकुश हों, जिसमें आम जनता माने सार्वजनिक तल पर उनको कोई भी चुनौती देने की स्थिति में ना हो, उन पर कोई नियंत्रण ना किया जा सके सार्वजनिक जनता द्वारा, तो किस बात का लोकतंत्र। जब लोग के पास कोई सामर्थ्य ही नहीं, लोगों के पास कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि वे उनको नियंत्रित कर सकें, उनकी अराजकता को दूर कर सकें सार्वजनिक रूप से, तो वो निरंकुश शासन कहां पहुंचाएगा। इसी तरह से जैसे ये शासन सत्ता निरंकुश हो जाने पर खतरनाक हो जाती है, इस पर जन नियंत्रण आवश्यक है। इसीलिए लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, जनतंत्र की परिकल्पना आई, लोकशाही की। तो इसमें जनता का शासन स्थापित रहे, उसका अंकुश शासन पर बना रहे, इसके लिए शासन के दोनों विभागों में, माने शासन सत्ता पर और शासन व्यवस्था दोनों पर, जनता का इस पे अंकुश मतों द्वारा, ऐसा नहीं कि कोई हथियार द्वारा, मतों द्वारा, कोई डंडा लेके जनता को पीछे नहीं पड़ना है, जस्ट जन सहमति पूर्वक नियम, नीति, निर्णय पारित खारिज हो और जन सहमति पूर्वक शासन सत्ता के विधायक, मंत्री, जज नियुक्त और निरस्त हो सके, पदस्थ और पदच्युत हो सके। जनता जब चाहे तब इन्हें हटा सके, जब चाहे तो इनको नियुक्त कर सके। ये जब जनता के हाथ में ये शासन की बागडोर होगी, तो सार्वजनिकता में ही ये शासन, इसका फिर शासक जो होगा वो सर्वात्मा ही होगा, सार्वजनिक रूप से एक ही चीज व्याप्त है, उसका नाम है ईश्वर। तो ईश्वर ही, परमेश्वर ही, परमात्मा ही, ब्रह्म ही इसका नेतृत्व करता सिद्ध हो जाएगी। तो देखें, सार्वजनिकता में ही जनता ही जनार्दन है, समझ लीजिए। सार्वजनिक रूप से जनता जनार्दन का ही रोल करती है, ईश्वर का ही रोल करती है। तो जब भी कोई चीज सर्वात्मकता में जाएगी, सर्वहितकारिता में जाएगी, सर्व सहमति से होने वाली कोई भी जो चीज होगी वो सर्वहितकारी हो जाएगी ऑटोमेटिक जी। और सर्वहित को सिद्ध करना ही किसी राष्ट्र का मूल कर्तव्य है जी। वो एक वर्ग का हित करे, दूसरे वर्ग को हानि पहुंचाए, तो ये कैसा शासन होगा, अनैतिक होगा, पक्षपाती होगा। तो इस महालोकतंत्र को प्रतिष्ठित करने के लिए वास्तविक और स्वस्थ लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति की आवश्यकता होती है, और उसी के लिए पहले न्यायशील ये लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति प्रतिपादित की गई है। तो इसमें जो बात आज के प्रश्न में शायद प्रीति जी का प्रश्न देहरादून से कि ये 47 नंबर प्रस्ताव क्या है, जिसमें न्यायशील लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति
का वर्णन है ये वास्तव में किस प्रकार की पद्धति है और क्या भूमिका निभाती है। इसमें सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा परिचय बता दें कि ये पात्रता परीक्षण के पश्चात लोकप्रियता परीक्षण का ये आयोजन करती है। जी जी। पहला बिंदु इसका, सबसे पहली जो बात है न्यायशील लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति की, चुनाव पद्धति की बात चल रही है यहाँ पर। जी जी, पद्धति। वो चुनाव पद्धति न्यायशील तब सिद्ध होगी जबकि ये पहला बिंदु उसमें समाविष्ट हो कि पात्रता परीक्षण के पश्चात ही वो लोकप्रियता परीक्षण का आयोजन करे, पहला लक्षण। जी। दूसरी बात इस पद्धति की, निशुल्क एवं गैर जमानती चुनावी नामांकन करे। जी। इसमें चुनाव आयोग की बातों पर विचार करना होगा कि ये लक्षण जो है प्रतिष्ठित हों, तब उनकी लोकतांत्रिक पद्धति न्यायशील होगी। कि वो गैर जमानती चुनावी नामांकन भरवाए। अभी क्या होता है, आपने देखा कि कहीं 2500, कहीं 5000, कहीं 10,000, कहीं कुछ भी चुनाव में एक जमानत राशि जमा होती है और प्रॉपर पर्याप्त वोट न मिलने पर उसकी जमानत राशि को वो लोग जब्त कर लेते हैं। जी। अब बताइए कितनी खतरनाक बात। एक तो जनता से बोले कि तुम बारात का आयोजन तुमने किया और बारातियों से कहा कि तुम अपना अपना कोल्ड ड्रिंक और रसगुल्ला और सब अपना लेके आओ और अपनी कुर्सी भी लेके आओ जी। और अगर गलती से कोई ऐसा हो गया कि तुम किसी कार्यक्रम में अनुपस्थित हो गए, नहीं पार्टिसिपेट कर पाए उनके किसी शादी ब्याह में, तो कहीं आए हो तो तुम्हारी कुर्सी और रसगुल्ला मिठाई का डब्बा ये सब जब्त भी हो जाएगा। कहो तुम्हारी कार और मोटरसाइकिल भी जब्त कर लें, काहे आए थे जी। आपको ये जो मजाक टाइप की बात है, आपको यहाँ तो मजाक लग रहा होगा कि बाराती की क्यों जब्त कर लोगे जी। लेकिन वहां कोई नहीं बोलता। क्यों? वहां पर बोलते ही तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा, क्योंकि जब दुष्ट हावी रहते हैं तो सही बात का मजाक बनाते हैं और गलत बात को अप्रिशिएट करते हैं जी। तो जो कोई भी बाराती आया उसको बोले कि तुम्हारी कार जब्त हो जाएगी जी, माने तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। जेब में पर्स लेके आए होगे तो पर्स भी छीन लेंगे वो जी। तो ये मतलब जेब कतरा पद्धति है, वो तो नहीं है जी। आयोजन आपका, अब उस बेचारे को कोई लेना है कि ना देना, तो जबरदस्ती वो आया है और अपना काम धाम छोड़ के प्रचार भी कर रहा है और फिर उसकी जमानत भी जब्त कर लिया ना। ये सारी बातें अलूल जलूल हैं। अरे चुनाव लड़ रहा है तो कोई भी लड़े, इससे किसी को क्या सिर दर्द है? इसका मतलब है कि पैसे वाला ही केवल चुनाव लड़ेगा जी। पैसे से पात्रता सिद्ध कर रहा है, पैसे से पात्रता सिद्ध, तो अरे पात्रता को तो योग्यता से सिद्ध करो जी, कि योग्य अयोग्य का परीक्षण करो पहले और उस आधार पे। तो पैसा और पात्रता ये बड़ी अलग अलग बातें हैं। पात्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। पैसा होना, पैसे तो डाकू के पास भी हो सकते हैं, इसका मतलब डाकू लड़ सकता है लेकिन पात्र व्यक्ति नहीं। ये कौन सी बात हुई? पात्र है लेकिन पैसा नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ये तो सरासर ना इंसाफी है, समझे। इसीलिए ये लक्षण होना बहुत जरूरी है। तीसरी जो बात है कि निर्व्यय चुनाव प्रचार जी और कूटनीति मुक्त चुनावी वादे, ये न्यायशील चुनाव पद्धति का तीसरा लक्षण है जी। निर्व्यय चुनाव प्रचार। निर्व्यय चुनाव प्रचार क्या है? कि चुनाव प्रचार में व्यय नहीं होना चाहिए। किसका? कैंडिडेट का। जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है भाई, वो क्यों व्यय करे? मान लीजिए आपने बाराती बुलाए जी, शादी का आयोजन आपका है और जो लोग बाराती आ गए या मेहमान आ गए, अतिथि आ गए, तो आपने कहा कि यहाँ देखो ये जो हलवाई का बिल है, टेंट का बिल है, ये सब तुम
भरो दोगे जी जितने लोग आए हो। तो कहेंगे यार ये तो बड़ी अजीब बात है, एक तो हमको उतनी दूर से बुलाया, हम अपना पेट्रोल खर्च करके आए, ऊपर से कह रहे हैं कि अभी सब बिल पेमेंट तो वहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक का बिल पेमेंट करो। अब वो तो कहेगा तो हम घर में पी लेंगे मंगा के, यहाँ इतनी दूर कहाँ आएंगे सबका बिल भरने भाई। हाँ, जी तो ये भी देखो मजाक टाइप है। हाँ। लेकिन ये सारे मजाक चल रहे हैं, इस मजाक के पीछे आप लोग सोचते रहिएगा कि क्या कारण है। जी जी इस मजाकिया पद्धति को वो कैसे चलाते रहे इतने दिन। आप लोग पढ़े लिखे हो करके भी इस मजाकिया पद्धति को बड़े आराम से झेलते रहे। इस मजाकिया पद्धति की आड़ में उन्होंने बड़े बड़े घोटाले कर दिए, जी गद्दियां हाथियां ली। जी अब आपका पूरा का पूरा राजकोष लूट लिया उन लोगों ने। क्यों? अपात्र व्यक्ति अगर राजगद्दी पे बैठ जाएगा तो राजकोष सुरक्षित नहीं रहेगा, राज्य संपदा भी सुरक्षित नहीं। सारी राज संपदाएं राजगद्दियों पर बैठने वालों ने बेच खाई, जी जी उठा ले गए घर, अब व्यक्तिगत संपत्ति में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? इसी तरह के लूपहोल्स के कारण, मजाकिया चुनाव पद्धति के कारण। जी तो जरा मजाकिया नहीं सजाकिया करो भाई। निर्भय चुनाव प्रचार की व्यवस्था और कूटनीति मुक्त चुनाव। जी ऐसा नहीं कि केवल निर्भय है, वो कूटनीति मुक्त। जैसे झूठे हल्ला मचा दिया कि 15-15 लाख रुपए आपको मिलेंगे, और जाने कितने 1200 लाख करोड़ रुपए बताया कई बाबा लोगों ने कि जी। सब काला धन काला लाया धन। जाएगा। अब भरा पड़ा है, और सब बोले गाड़ियों कागज हैं, सब उनके प्रमाण है। और जब चुनाव जीत गए तो बोले न कहीं गाड़ी, न कोई कागज, न कोई 15 लाख और न कोई 1200 लाख, सब कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। सबके कागज लिए बैठे थे, आज तक किसी का अता पता नहीं कहाँ गए सब कागज प्रमाण। कहीं 300 में सिलेंडर चाहिए कि हाँ हाँ? आज सिलेंडर 1200 का है, 1000 से ऊपर चल रहा है। जी 300 में सिलेंडर चाहिए तो बोले वोट दो। हाँ 30 रुपए में पेट्रोल चाहिए तो चाहिए। वोट दो। पेट्रोल पहुंच गया 100 से ऊपर 120। जी अब वो 300 से 1200 और ये 30 रुपए से 120 रुपए, जी एक समान औसत से बढ़ा। जी जी सोचा समझा टाइप लग रहा है। अब देखिए, कांग्रेस ने कहा 100 दिन में महंगाई घटा देंगे, महंगाई घटी। जब कांग्रेस सरकार आई जी तो 100 दिन कितने निकल गए, वो सरकार भी निकाल के रिटायर हो, महंगाई चरम सीमा पर। कहते हैं महंगाई घटा देंगे। जितने चुनावी वादे, आप इसको ध्यान से थोड़े हम याद इसलिए दिला रहे हैं ताकि जी, आपको समझ में आ समझ जाए। में। 69 में कांग्रेस ने दिया नारा गरीबी हटाओ और चुनाव जीत लिया, और गरीब बर्बाद हो गए, गरीबी और बढ़ गई। जी तो ये क्या है? कूटनीति। फर्जी चुनावी वादे, कूटनैतिक। चौथा बिंदु है ऑनलाइन डिजिटल मतदान पद्धति का प्रयोग। जी जी माने ऑनलाइन चुनाव होना चाहिए, मोबाइल के माध्यम से। आप घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी वोटिंग कर सकें, जहां है वहीं से। आप दफ्तर में बैठे हैं वहां से कर दीजिए, घर में बैठे हैं वहां से कर दीजिए, बाथरूम में बैठे हैं वहां से कर दीजिए, किचन में बैठे हैं वहां से कर दीजिए, ड्राइंग रूम में बैठे हैं वहां से कर दीजिए, सड़क में चल रहे हैं वहां से कर दीजिए, कार में बैठे यात्रा करें वहां से कर दीजिए, ट्रेन में बैठे हैं वहां से कर दीजिए। हर जगह से वोटिंग कर सकेंगे आप। जी जी और कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं, बूथ बनाने की जरूरत नहीं, बूथ कैप्चरिंग की जरूरत नहीं। आप देखो, और ये आधार कार्ड पर बेस्ड होगा, हाँ। यूआईडी पर। जी तो फर्जी वोटिंग पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। एक ही वोट आधार कार्ड पे बनेगा, दीजिए दोबारा डन दिखाएगा पहले से। अब क्या करूं? फर्जी वोटिंग कर नहीं पाओगे। बैलेट वाले तो एक एक आदमी 10-10 वोट ठोकाता था। जी आया स्याही मिटाया फिर पहुंच गया, आया स्याही मिटाया फिर पहुंच गया। देखिए, जी वही आदमी कहो 10 बूथ में जाके वोट डाल रहा, यहां से निकला मोटरसाइकिल उठा के दूसरे बूथ पे वोट डाल रहा, स्याही मिटाते वहां पहुंच जाते। जाने कितने लोग फर्जी वोटिंग। तो आप देखें, ऑनलाइन डिजिटल मतदान पद्धति, ऑनलाइन जी डिजिटल वोटिंग तो ईवीएम वाली भी हो सकती है, लेकिन ना वो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसा नहीं चाहिए। जी ये वाली वोटिंग चाहिए जो ऑनलाइन वोटिंग होती।
ऑनलाइन डीवीएससी, इंटरनेट के माध्यम से वाली। इससे क्या होगा कि कोई कहीं से भी वोटिंग कर सकेगा और बिल्कुल सरल होगी। इसके लिए कोई बवाल और हजारों करोड़ का खर्चा खत्म। हजारों करोड़ रुपए जो व्यय होते हैं चुनाव में सब खत्म। कर्मचारियों को परेशान करे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, सारे बीएलओ बने बैठे, मास्टर लोग, टीचर लोग, दूसरे सब दफ्तर परेशान, और हजारों करोड़ का व्यय अलग से, ये सब खत्म कर देगा। पांचवा लक्षण है अनिवार्य प्रामाणिक मतदान एवं वास्तविक बहुमत। चुनाव आयोग को चाहिए कि ऐसी इस चुनाव पद्धति को इस ढंग से इम्प्लीमेंट करे कि अनिवार्य प्रामाणिक माने मतदान को अनिवार्य भी घोषित किया जाए। कैसे कि अगर आपके आधार कार्ड से अभी तक वोट नहीं डला है तो इसका मतलब ये है कि आपने वोट नहीं दिया। इसको अनिवार्य बनाया जाए और जो लोग भी वोट अनिवार्य रूप से न दें वहां, उनकी नागरिकता को समाप्त माना जाए। नागरिकता का आधार ही, डेमोक्रेसी का आधार आप मतदान ही नहीं कर रहे हैं तो आप नागरिक ही नहीं, इसका मतलब। आप बीमार हैं, जो भी हैं, जैसे घर बैठे ही तो मतदान करना है। इसमें ऑनलाइन में तो दिक्कत क्या है, घर बैठे करो। इसमें टाइम क्यों लगा रहे हो, तो 2 मिनट में ही हो जाता है। लोग कहते हैं इसमें तो फर्जी मतदान हो जाएगा। ना, इसमें फर्जी मतदान रुक जाएगा। ये आधार कार्ड से लिंक्ड होने की वजह से फर्जी मतदान इसमें असंभव है और ट्रांसपेरेंट होगा, पता भी होगा। आप चाहें तो चुनाव आयोग चाहे तो लोगों को बताए, चाहे तो ना बताए, है ट्रांसपेरेंट ही है, चेक कर सकता है। कोई भी आदमी अपना रीचेक कर सके कि हमने जिसको दिया था उसी को गया कि नहीं। आप एक घटाओ अपना तो सामने वाले का स्कोर कम दिखाएगा। जब कम दिखाए तो समझ जाओ कि अच्छा आपका इसी में था। फिर से देखो तो बढ़ाएगा। अब अगर दूसरे का बढ़े तो समझ जाना कोई लफड़ा है, तो उसको दे ही मत, पहले कंप्लेंट दर्ज कराओ, चेक हो जाएगा। वैसे उसमें कर ही नहीं सकता कोई लफड़ा। आप देखें, अनिवार्य हो, एक तो अप्रामाणिक हो मतदान, मतलब यूआईडी बेस्ड हो, और एवं वास्तविक बहुमत की बात, बहुमत वास्तविक हो। कैसे? अभी 30% से ज्यादा किसी को वोट है, 30% से ज्यादा नहीं मिल रहा है किसी को वोट। तो जब नहीं मिल रहा है तो बहुमत कैसे हो जाता है भाई? किसी पार्टी को 30-35% से ज्यादा आज तक वोट नहीं मिली और 50+ पे ही बहुमत होगा, तो बहुमत की कोई सरकार ही नहीं बनी आज तक। अब वो लोग बताते हैं इनका बहुमत हो गया, जब वोटिंग ही नहीं हुआ है 60% इनके पक्ष में, टोटली वोटिंग 60%। और टोटल, पहले तो टोटल वोटिंग नहीं हो रही, 60% से आगे नहीं जा रही, और उसमें भी 30% इनको, तो ना तो पूरी वोटिंग हो रही, ना इनको बहुमत मिल रहा है, सरकारें फर्जी बन रही बिना बहुमत की। तो भैया ये 30% का तो जुगाड़ हेरा फेरी करके भी लोग जो है गुणा भाग से और पैसा बांट के, नौटंकी करके, दारू पिला के, साड़ी बांट के, चंदन बांट के ऐसे बटोर लेते हैं। अब बटोर करके और राजा बन गए और राजकोष ले उड़े, राज संपदा भी खींच लिए। कहीं सब संपत्ति जो है सेठों की, कृषि भूमि भी सेठों की। अरे तो किसान क्या करेगा, सेठ क्या करेगा भाई? किसान को जमीन नहीं दोगे, सेठों को दे दोगे, तो सेठ जमीन लेके क्या करेंगे? उनको खेती करना नहीं उस पर, किसान को करना है तो किसान को जमीन चाहिए। लेकिन सब उल्टा हो रहा है। पूंजी चाहिए बनिए को, व्यापारी को, उद्योगी को, व्यवसायी को, तो उसे पूंजी नहीं मिल रही। पूंजी पर रेपो रेट लगाए तो साधारण बनिया भी मर गया और साधारण किसान भी मर गया। ऊपर के जमींदार 5% और ऊपर के सेठ लोग 5%। इन्हीं के पास सारे संसाधन, सारी पूंजी और सारी जमीनें। अब बाकी सब हो गए गुलाम। बोले नौकरी.com से आओ, मालिक.com आज तक बनाया नहीं किसी कंट्री ने। सारे के सारे फर्जी सरकार और सारे के सारे फर्जी चुनाव। अब चुनाव आयोग को चेतने की जरूरत है। आप देखें, ये चुनाव पद्धति कहती है कि न्यायशील बनो भैया, लोकतांत्रिक पद्धति को न्यायशील बनाओ जी। और जब पद्धति ही न्यायशील नहीं है, न्यायशीलता के लक्षण दिए हैं 5, ऐसे कोई भी समझ सकता है कि हाँ ये तो न्यायशील यही हो पाएगी। ये 5 लक्षण इसमें होने चाहिए। पहले तो पात्रता परीक्षण करो, तब लोकप्रियता परीक्षण के लिए वोटिंग कराओ, एक बार। अब पात्रता परीक्षण क्या है जी? नेतृत्व के लिए जब तक आपके
आत्मिक चक्षु न काम करते हो, आत्म विवेक न जागा हुआ हो, आदत से प्रेरित होकर ही आप काम करते हो, तो निष्पक्ष न्यायकारी नहीं है। आदतें जो हैं वो किसी की हिंदुइज्म की आदतें हैं, किसी को इस्लामिक आदतें हैं, किसी को ईसाइयत की आदतें हैं, किसी को सिखत्व की आदतें हैं, तो वो आदत के अनुसार वो कैसे नियम सही बनाएगा, कैसे नीतियां सही बनाएगा, जज निर्णय कैसे सही देगा निष्पक्ष। आदतें निष्पक्ष रहने ही नहीं देंगी। तो जो कोई भी गुणों, इच्छाओं, आदतों का गुलाम है, उसका आत्म विवेक काम ही नहीं करेगा। तो पहले तो उसका विवेक सक्रिय है कि नहीं, उसका आत्म विवेक काम करता है कि नहीं, आदत से ऊपर उसकी आत्मिक सत्ता है कि नहीं, जी इसकी जांच हो। इसे एसक्यू टेस्ट कहते हैं। जी जी तो जो कोई भी PQ, IQ, EQ, SQ चारों क्यूज पास कर ले जी तो वो नेतृत्व के योग्य हो जाता है। अगर मान लीजिए SQ तक वो पास नहीं है, हाँ तो वो नीचे के कर्म, कृषि, वाणिज्य, राज्य आदि तो कर सकेगा, लेकिन नेतृत्व तो नहीं कर सकेगा। तो ना वो विधायक बन सकेगा, ना मंत्री, ना जज। जी तो पात्रता का पहले परीक्षण करो कि विवेकशील है कि नहीं, निष्पक्ष न्यायकारी बन पाएगा कि नहीं, सर्वहितकारी सिद्ध हो पाएगा कि नहीं, समदर्शी है कि नहीं, सर्वसापेक्ष है कि नहीं, निष्पक्ष है कि नहीं, जी कि पक्षपाती है। नहीं तो जजिया कर लगवा देगा वो जी कि हिंदू लोग जजिया कर भरो, अब मुसलमान आजाद। अब कोई कहेगा कि मुसलमान लोग सब बुर्का पहनो, तो मजबूरी में बुर्का पहनना पड़ेगा तुमको। जी क्योंकि अगर कोई ऐसा बकलोल आदमी बैठ गया नेतृत्व के पद पे, तो तुमको तो जजिया कर ही लगाएगा। जी और तुम भागे भागे फिरो, जनता बने घूमो, 1,000 रुपए हेलमेट का टैक्स लगा देगा, दंड। हाँ, अब दंड लग गया, अब हेलमेट भूल गए, हो जाओ 1,000 दो। अब कह रहे हैं हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, तुमको लूट रहे। अरे 1,000 रुपए में तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, बच्चे की फीस चुकानी थी, तुम लूट लिए हमको और बता रहे हो कि तुम्हारा सिर बचाने के लिए हमने हेलमेट में 1,000 लिया है। 1,000 तुम ले लोगे तो सिर का सिर तो वैसे ही कट गया। 1,000 से ज्यादा कीमत का तो सिर नहीं। आजकल सस्ती जान है जी जनता की, कहीं भी मसल देते हो। तो जब कहीं भी मसल देते हो तो 1,000 रुपए ले लोगे, तो इससे ज्यादा घाटा तो जान से ज्यादा तो उसका 1,000 रुपए है। जी तो फिर इससे अच्छा उसका सिरे काट लो। 1,000 लेने से जी जी ज्यादा उसको कम से कम फायदे में रहेगा, क्योंकि मर गया तो झंझट भी खत्म। गुलाम रह के जीना पड़ेगा उसको, 1,000 रुपए भी दिया और फिर गुलाम रहना है, उसके बाद न्याय नहीं होना है उसके साथ। तो लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र है ही नहीं। तो आप तो आपके मत से वो राजा भी नहीं बनते, आपके मत से नियम नीति निर्णय नहीं पारित खारिज होते, उनके मत से होते हैं। वो लोग अपने पास और सारे मताधिकार रखे हुए हैं और आप सबके मत गायब हैं। तो पहले तो अपने मताधिकार प्राप्त कर लो। एक मताधिकार आपको मिला है और 11 गायब हैं, 12 टोटल होते हैं। तो 12 में से आपका गुजारा कैसे होगा भाई, 11 गायब हैं तो। एक मतदान को लेके क्या करोगे, बोले बस विधायक चुनना है, उसके बाद छुट्टी काटो, न मंत्री न जज, और न हटा सकते, विधायक को भी चुन लो, हटा नहीं सकते। और नियम नीति निर्णय तो पूरा उनके कब्जे में रहेगा, उस पर तो तुम्हारी सहमति और असहमति की कोई जरूरत नहीं। जो मर्जी वो नियम बनाएंगे, नीति बनाएंगे, ग्राम प्रधान के घर के सामने ही खड़िंजा लगेगा, फिर गांव का खड़िंजा, उसी के घर के सामने नल लग जाएगा, उसी घर के सामने टेलीफोन लग जाएगा, उसी के घर के सामने पिछवाड़े में उसके बायोगैस प्लांट लग जाएगा, लगे हुए ग्राम प्रधान हो गए। तो मतलब ग्राम प्रधान टू ग्राम प्रधान शासन चलेगा क्या? तो जनता कहाँ गई? जनहित के कानून कब बनेंगे बाबा? तो देखो है ना सब उल्टी गंगा बह रही। ये तो हमको लगता है बंगाल से हिमालय तरफ बहने लगी। अरे भाई गंगोत्री से उधर ले जाओ, बंगाल तरफ, हिमालय टू बंगाल, नहीं तो हो जाओगे कंगाल। तो सीधी गंगा बहाओ भाई। तो ये है
न्यायशील चुनाव पद्धति, जी, लोकतांत्रिक, इसका नाम भी लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक चुनाव पद्धति। अब फर्जी तुम चला रहे हो तो कोई लोकतांत्रिक ही नहीं, सार्वजनिकता ही नहीं उसमें। तो ये 5 लक्षण दिए हैं इस पद्धति की, जी, न्यायशीलता की, कि ये पांचों लक्षण जो हैं अगर मौजूद हैं तो ये पद्धति लोकतांत्रिक है। अब ये पूरे 111 प्रस्ताव ऐसे सोचिए कि कितने महत्वपूर्ण होंगे, जी। पूरा देश दुनिया के लोग पढ़ लें तो सारा देश का उद्धार हो जाए, सारी दुनिया का उद्धार, हर देश की गरीबी, भुखमरी, तबाही सब दूर हो जाएगी। सारा आतंकवाद, उपद्रव, नौटंकी, चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार, अपराध, नौटंकी सब खत्म हो जाएगी। जी, ये प्रस्ताव इतने हैं कि प्रत्येक नागरिक का हिताधिकार पूर्णतः सुरक्षित हो जाएगा। ये अद्भुत है प्रस्ताव। और एक एक प्रस्ताव पे ऐसे बीच बीच में कभी कोई चर्चा होती है तो लोगों को समझ में आता है कि अच्छा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 47 प्रस्ताव ये बड़ा अद्भुत है। ये प्रस्ताव हमने चुनाव आयोग को भी दिया हुआ, क्यों, उन्हीं से संबंधित था वो 47 नंबर। तो 47 नंबर वाला प्रस्ताव हमने उनको भी दिया हुआ चुनाव पद्धति का, कि शुद्ध चुनाव पद्धति तो ले आओ। तो इस प्रपोजल के तहत एक सुंदर न्यायशील लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति स्थापित हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसी तरह से इसमें अन्य प्रस्ताव भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम लोग लगातार इन चीजों पर बात करते रहते हैं, लोगों के प्रश्न आते हैं तो उस पर निश्चित रूप से ये चर्चा होती है, उस पर स्पष्टीकरण दिया जाता है, बताया जाता है, चीजों को स्पष्ट किया जाता है कि क्या है। तो ये कार्यक्रम फेसबुक लाइव का बड़ा इम्पोर्टेंट है मधुर जी। इसमें हम लोग पूरे देश को इस न्याय स्थापना अभियान से परिचित कराते रहते हैं, और इस पे हम लोग लगातार डिस्कस करते रह सकते हैं, और कार्यक्रम इसी तरह निरंतर आगे बढ़ता रहे, और अन्य तमाम जो इससे संबंधित बातें हैं वो चर्चा होती रहे, जनता इसके बारे में जानकार और जागरूक बनती रहे। इसके लिए हम लोग इस कार्यक्रम को लगातार चलाने के मूड में हैं, और ये चलता रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। एक शायद और कोई प्रश्न था? जी गुरु जी, एक प्रश्न जो है बहुत समसामयिक है कि महंगाई की बहुत चर्चा होती है। जी जी। और इसी के संबंध में रंजना मिश्रा जी का प्रश्न है जी कि महंगाई क्या है? आमजन इस समस्या से बहुत परेशान है और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या महंगाई वास्तव में कोई समस्या है या ये सबल वर्ग द्वारा रचाया हुआ कोई षड्यंत्र है? जी जी। तो इसमें ये स्पष्ट हम लोगों को हो सके। जरूर जरूर मधुर जी, ये रंजना जी का ये प्रश्न भी है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी आज के परिदृश्य में इसकी चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि इस मुद्दे पर, महंगाई का जो विषय है ये प्रश्न में, महंगाई का जो मुद्दा है वो वास्तव में इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हाँ, इस पे चर्चा होना जनता के लिए बहुत जरूरी है। पहले तो हम इसमें एक बात ये मोटी मोटी बता दें जी कि महंगाई नाम की वास्तव में कोई चीज नहीं होती। जी जी। और इसके विपरीत सस्ताई नाम की भी दूसरी कोई ऐसी कोई चीज नहीं होती जी। तो इस जगत में इकोनॉमिक्स की वास्तविक दृष्टि से जो फर्जी इकोनॉमिस्ट हैं उनके अनुसार नहीं है। फर्जी इकोनॉमिस्ट तो आपको पता नहीं क्या क्या बताते हैं। न्यायशील अर्थशास्त्र के साथ, न्यायशील अर्थशास्त्र ये कहता है कि महंगाई और सस्ताई नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती नहीं। तो इसका जो जो रोना रोते हैं वो दरअसल बात ही नहीं समझा करते हैं कि समस्या क्या है। जी। आप देखें जी कि एक आदमी जिसके जेब में, जिसकी सैलरी मान लीजिए कि 10,000 रुपए हो जी, और उसको बाजार से कोई चीज अगर 1 रुपए की खरीदनी है जी, तो उसको वो बाजार में घूम रहा है और बड़े आराम से 200-400 रुपए उसके जेब में पड़े हुए हैं।
अब अगर कोई 1 रुपए की चीज उसे खरीदनी है जी तो वो बिना ज्यादा कोई विचार विमर्श हाँ। के आसानी से खरीद लेता है और उसके दिमाग में कोई महंगाई सस्ताई जैसा चर्चा या चिंतन नहीं आता। अब दूसरा परिप्रेक्ष्य देखें, एक आदमी कोई ऐसा हो जो मात्र 100 रुपए ही कमाता हो और 100 रुपए में से मान लीजिए कि वो 1.5-2 रुपए लेके निकला हो, हाँ अब उसको 10 चीजें खरीदनी है। जी जी तो वो सोचेगा, किसी ने पूछा, उसने किसी से पूछा कि भाई ये क्या रेट दिए, तो उसने कहा कि भाई 1 रुपए किलो। तो उसने कहा कि भाई ये तो बहुत महंगा है। जी क्यों? उसको 1-1 रुपए वाली ऐसी 10 चीजें खरीदनी थी और 1.5-2 रुपए जेब में है। तो उसको लगेगा कि बाजार महंगा है भाई आज जी बहुत महंगा है, महंगाई का जमाना ही है कहेगा ना। आपको एक चीज, हम एक उदाहरण दें उससे आप समझ जाएंगे। मनुष्य की वास्तव में क्रय शक्ति ही जी बाजार में अनुभव उत्पन्न करती है, महंगाई अथवा सस्ताई का अनुभव कि आप, हाँ, ये अनुभव मात्र है, अनुभव जो फील कर रहा है ना, तो फीलिंग मात्र है। हाँ महंगाई सस्ताई जो है ये कोई यथार्थ बातें नहीं है, ये मात्र आपको फील हो रहा है। जैसे ये उसी तरह का फील हो रहा है जैसे कि एक आदमी चला जा रहा था और धुंधलका था थोड़ा सा, तो एक रस्सी पड़ी थी रास्ते में, तो उसको लगा कि ये सांप है, तो उसको फील हुआ कि ये सांप पड़ा हुआ है, लेकिन सांप वहां था ही नहीं, बस फील हुआ है उसको। अब वो डर गया और डरने लगा, शिवरिंग हो रही। अरे बोले यार ये अच्छा, तो लोगों ने कहा, तो लोगों को जो इतनी इसको कांप रहा है, अगर ये यथार्थ नहीं है तो ये कांप क्यों रहा है? नहीं, गलत फीलिंग से भी कंपन पैदा हो सकता है। आपको फीलिंग कैसी भी हो जाए, वो पूरे शरीर को, मन को, सबको प्रभावित कर देगी। आप दुखी हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, तकलीफ में पड़ जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। अब आपको सब कुछ फील होगा तो आप सोचेंगे यथार्थ है महंगाई, यथार्थ है सस्ताई। बड़े खुश हुए आप, तो खुशी की फीलिंग हुई, तो सोचे सस्ता है। अब देखो, आपको घर में मम्मी ने 100 रुपए दिए और कहा कि जाओ देखो 100 रुपए किलो मिठाई, 100 रुपए की मिठाई ले आओ। और आप बाजार में पहुंचे तो आप सोच रहे थे कि मिठाई जो है 100 रुपए की मिलेगी, और जब बाजार पहुंचे तो बाजार में उसने बताया कि मिठाई 50 रुपए किलो है। तो बच्चे की जो फीलिंग है वो किस बात की होगी? वो खुश होगा, सस्ताई से खुशी की अनुभूति होगी कि मिठाई तो सस्ती है भाई। 100 रुपए लेके आए थे घर से और यहाँ तो 50 में निपटा जा रहा है मामला, 50 बच रहे हैं सीधे सीधे, है ना। तो बड़ा खुश हुआ, कहा ये सस्ती है, ठीक है जी। अब देखो दूसरा परिदृश्य देखो, एक आदमी बाजार से, उसकी मम्मी ने कहा बेटा जाओ मिठाई ले लेना, 10 रुपए पकड़ाए जी। अब वो भी बाजार गए। अब वहां पर दुकानदार से पूछे भाई मिठाई कैसे दिया? उसने कहा भाई 50 रुपए किलो, महंगी है। कैसे फील हुआ कि जेब में माँ ने 10 रुपए ही दी, यहां बता रहा है 50, तो कैसा फीलिंग होगा? दूर की कौड़ी है यार, यार इतना महंगा नहीं होना चाहिए। हाँ, अब एक आदमी अभी उसी मुद्दे पर सस्ताई की खुशी लेकर गया और दूसरा आदमी आया है। अंतराल क्या है दोनों के आने का? एक के जेब में 100 रुपए आया था, दूसरे के जेब में 10 रुपए आया था। तो एक की क्रय शक्ति थी कितनी? 100 रुपए की बाजार में जब आया, और दूसरा जब बाजार आया तो उसकी क्रय शक्ति थी 10 रुपए।
तो उनकी अपनी क्रय शक्ति उनको सस्ताई और महंगाई एक ही बात पर जी दो प्रकार का अनुभव दे रही, दोनों व्यक्तियों को अलग अलग, जी दो व्यक्तियों को अलग अलग अनुभव हो रहा है उसी मुद्दे पर कि चीज सस्ती है एक सोच रहा है और दूसरा सोच रहा है ये महंगी। ठीक है जी तो फिर अब आप बताइए कि चीज सस्ती थी या महंगी थी? वो जो 50 रुपए किलो चल रही थी उस समय, तो वो सस्ती थी या वास्तव में महंगी थी? ये प्रश्न अब आप लोगों के लिए। जी ना सस्ती थी ना महंगी। हाँ लेकिन आपने डॉक्टर साहब आंदोलन तो यही सब बवाल चलाया था कि बहुत महंगाई है। जी ज्ञान की वजह से। हाँ, अज्ञान की वजह से चलाते रहे आंदोलन। अब ज्ञान हुआ तो समझ गए कि नहीं इसका तो आंदोलन है व्यर्थ। जी क्यों? ये एक ही घटना में दो प्रकार के लोगों को अलग अलग अनुभूति हो रही है। एक सस्ता समझ के खुश हुआ उसी बात को, और एक महंगा समझ के दुखी हुआ। लेकिन दुकान में रेट 50 ही था दोनों टाइम पर। जी जब वो खरीदने आया तब भी रेट वही था, अब ये खरीदने आया तब भी इसके सामने भी उसने वही रेट बताया। रेट तो दुकानदार ने दोनों को एक ही बताया, 50 रुपए किलो। एक दुखी हो गया एक सुखी हो गया कि 100 था एक का 10 था, एक की टांग छोटी पड़ गई एक की टांग पूरी क्या एक्सेस हो गई। जी तो दुख और सुख का कारण आपके ये फर्जी अनुभूतियां हैं जो क्रय शक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। जी स्पष्ट हुई बात? जी फिर आप कहेंगे तो इतनी महंगाई सस्ताई का आंदोलन सब दुनिया में चल रहा है, ये सब क्या है? हाँ इसे कहते हैं कूटनैतिक प्रपंच। अच्छा राजनेता जानबूझ करके आपको बताता है कि ये चीज महंगी है। जी जैसे कि अभी आपको बताया जा रहा है कि गैस महंगी है बहुत, 1200 रुपए की। अच्छा जी गैस, अब फिर पहले 300 रुपए का वादा किया था, जी अब 1200 रुपए में गैस मिलेगी तो आदमी चिल्लाएगा ही महंगी है महंगी है। क्यों? वो तो 300 रुपए के हिसाब से सोच रहा है ना। हाँ तो दुख की अनुभूति उसे हो रही है, अब फड़फड़ा रहा है। वास्तविक बात यह है कि वो 1200 ही नहीं, वो 12,000 की भी हो सकती है और इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार जैसा चाहे वैसा करे। और कोई कहता है कि हम मोनोपोली कर लेंगे और इसको हम 12 करोड़ रुपए में एक सिलेंडर देंगे। जी तो भैया 12 करोड़ में दोगे तो अपने ही घर ले जा पाओगे, तो कर लो मोनोपोली। बाकी लोग फिर लकड़ी पे उतर आएंगे थोड़े दिनों में, कहेंगे तो लकड़ी कोयला से काम चला लेंगे, छोड़ो गैस पेट्रोल, है ना। और नहीं तो घर में उगाने लगेंगे जेट्रोफा। जी जी अपने अपने खेतों में कहेंगे तो सस्ता कर लेंगे, जेट्रोफा होगा, तेल निकालो उसका और गाड़ी चलाओ। जी डीजल बनाता है जेट्रोफा, तो उससे काम चलाने लगेंगे लोग, डीजल इंजन खरीद लेंगे, आप धरे रहिए अपना। दूसरी चीजों से ईंधन, बिजली से लोग चूल्हा जलाने लग जाएंगे। अभी देख लीजिए आ गया बिजली का जमाना, तो बिजली का इंडक्शन ले लिए, उसे जला रहे हैं घर के अंदर, आराम से चल रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि बाजार में प्याज कभी महंगी नहीं होती, ये सप्लाई एंड डिमांड पर आधारित होती है, इसे समझ लें। जी प्याज अगर बाजार में आज मान लीजिए एक ट्रक उतर रही है किसी बाजार में, जी तो एक ट्रक जो है रोज आ जाती है, रोज उसके एक ट्रक के हिसाब से ग्राहक हैं और वो रोज जो है 20 रुपए किलो बिक रही है। कभी थोड़ा बहुत असर पड़ता है कि 19 हो गई, कभी 21 हो गई, माने अराउंड 20 चल रही है। अचानक एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में लग गया कहीं जाम और ट्रक नहीं पहुंचा। अब सुबह ट्रक उतरा नहीं और बाजार में कल की ही जो जिनके पास थोड़ी बहुत स्टॉक बचा हुआ पड़ा था, तो वही लोग रखे चिन्नू चिन्नू थोड़ा थोड़ा बैठे थे और ग्राहक उतने ही थे। लोकल बाजार जो था वहां तो गिली हुई जनसंख्या रहती है, उतने ही लगभग एवरेज ग्राहक भी उतने ही रहते हैं, तो उतने ही ग्राहक आए, लेकिन ट्रक उतरा नहीं आज वाला जी, क्योंकि रास्ते में कहीं जाम लग गया था, कोई पानी यानी बाढ़ आड़ की वजह से या
पुल टूट गया, कुछ हुआ, तो ट्रक वहीं खड़ा रह गया, उतरा नहीं बाजार में आके। तो उस दिन मार्केट में प्याज ही नहीं थी ज्यादा, तो जिनके पास कम थी उनको पता लग गया ट्रक नहीं आया भाई, तो कहीं बचा के रखो। कोई ग्राहक आया तो उससे बोले प्याज खत्म है भाई, तो उसने कहा देखो यार 1 आध किलो तो दे दो। अच्छा, कहीं भाई देखो ये आपस की बात है, अब ये है कि आज प्याज 40 रुपए किलो है, हाँ? तो बोले कि अच्छा देखो 1 किलो तो दे देगा। तो एक आदमी 1 किलो 40 के ले गया जी। बाजार में, और कहीं दिख नहीं रही थी। तो इसने अंदर से नीचे से निकाल के चुपचाप पॉलीथीन में पैक करके उसको दे दिया, बोला 40 रुपए किलो आपका, आपस की बात है इसलिए दे दिया, नहीं आज 80 में भी नहीं मिल रही है। तो आपसी का उसको मतलब रिश्ता भी गांठा, 40 में दिया भी, और वो लेके गया बेचारा। घर गया तो बोला यार प्याज महंगी हो गई है भाई आज। तो आज महंगी हो गई है, इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे सरकार ने महंगी कर दिया, सरकार का कोई लेने दे, सरकार को कहो पता भी ना चला हो कि ट्रक फंसा है रास्ते में, हाँ? वित्त मंत्रालय में ये खबर भी ना हो कि इनके किसी के मोहल्ले में कहाँ ट्रक फंसा है। वो झूठे सरकार बदनाम हो रही कि हाँ सरकार ने तो भाई बड़ा महंगा कर दिया, अब इसको वोट न देंगे जी। तो ध्यान रखो, ये डिमांड और सप्लाई का ये मुद्दा है, थोड़ा जुकाम है। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का विषय है जी, ये सरकार क्या करे इसमें? आप कहेंगे सरकार को चाहिए कि ट्रक जल्दी पहुंचवाए, अरे अब भी फंस गया है जी, इतनी जल्दी अब सरकार क्या आसमान से ट्रक गिरा दे? तो वहां पे अगर बाजार में सप्लाई अधिक हो गई है तो सरकार का इसमें कोई दोष नहीं, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेंट है। इसका किसी महंगाई और सस्ताई से संबंध नहीं होता, ये सप्लाई और मांग, पूर्ति और मांग का जो सिद्धांत है बाजार में कि पूर्ति अधिक हो गई, माल अधिक आ गया तो चीजें सस्ती हो जाती है, माल उस दिन नहीं पहुंचा तो चीजें महंगी हो जाती है। तो छोटा सा ये प्रिंसिपल है, इसे समझने की जरूरत थी, लोगों को समझाए जाने की जरूरत थी। महंगाई सस्ताई जैसा कुछ होता नहीं। और एक चीज और बता दें कि जो चीज महंगी हो जाए उसे ना खरीदा करो, वो अपने आप सस्ती हो जाएगी जब ग्राहक कम हो जाएंगे तो जी। और ऐसा होता भी है, थोड़े दिन तक ज्यादा महंगा हो जाएगा तो आप नहीं लाते हो, अपने आप सस्ती हो जाती है। अब महंगा जब देखते हैं तो सप्लायर जो है वो दौड़ के उस बाजार के लिए कहीं सारे, कल वहां बड़ा महंगा था रेट भाई, चलो ट्रक ले चलो, जल्दी उतार दिया, फिर नॉर्मल हो जाता रेट। तो व्यापारी सक्रिय हो जाते हैं, उत्पादन करने वाले सक्रिय हो जाते हैं महंगा देख के कि इसको ज्यादा उगाओ भाई, प्याज बड़ी महंगी रही इस साल, तो अगले साल ज्यादा प्याज उगा दिया तो पता चला सस्ती हो गई। तो ये सप्लाई और डिमांड है, पूर्ति और मांग का ये सिद्धांत है, इनके बीच में संतुलन जिस रेट पर जाकर ठहरता है वही उस वस्तु का मूल्य कहलाता है। एक छोटा सा ही प्रिंसिपल है, इसे ना समझने के कारण ही लोगों में भ्रम उत्पन्न किया जाता है, एक दूसरी सरकार को गिराने के लिए झूठे ऐसे स्टंटबाजी लोग करते हैं। और ये झूठ का प्रचार इसलिए होता है, इसीलिए हमने कहा चुनाव पद्धति में सही बात होनी चाहिए कि कूटनैतिक उसमें प्रपंच कोई चुनावी वादों में ना कर सके। फर्जी मुद्दे अगर उठाता है, महंगाई जैसे फर्जी मुद्दे को कोई भी अगर उठाता है तो उसको सबसे पहले उस पार्टी की मान्यता रद्द कर दो जी, उसे हटाओ, ये कैसा आदमी है, इसका नामांकन रद्द कर दो जो चुनाव में खड़ा है फर्जी बात कर रहा है। तो जी, चुनाव आयोग को समझदार होना पड़ेगा, न्यायशील होना पड़ेगा इसके लिए। तो चुनाव आयोग जब भी न्यायशील हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा माहौल बनेगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आज का चूंकि समय समाप्त हो गया है तो हम लोग विदा लेंगे, और अगले रविवार पुनः हम लोग 8 से 9 के बीच में उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए सभी को उपस्थिति के लिए धन्यवाद, और सभी लोग लाइक और शेयर किया करें। और आज मधुर जी चूंकि हमारे बीच उपस्थित थे, आज एक एंकर के रूप में जिन्होंने 2 प्रश्न उठाए और उनका जवाब आपने सुना, मधुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे हम लोगों को 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया और हमारी सोच को और अधिक स्पष्ट किया। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
है।